जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल, जिसमें आज हम सभी बात करेंगे बीओपी के बारे में। इस वीडियो में हम बीओपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देंगे और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस टॉपिक को करने से पहले, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आप सभी प्लीज इससे पहले की जितने वीडियो है उनको देख लीजिए जिसमें बजट और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेट होंगे। अगर आप उनको करेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम बीओपी। सबसे पहले समझते हैं कि बीओपी का मतलब क्या है। बीओपी जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए समझिए दोस्तों, जैसे कोई देश है, कोई देश के पास इतने संसाधन अवेलेबल नहीं होते हैं जिसमें वो अपनी सारे नीड्स को फुलफिल कर सके, और इसी के लिए हर देश एक दूसरे देश पे डिपेंड रहता है और वहां से ट्रांजैक्शंस करता है। अब जैसे मेरे पास कुछ गुड्स हैं, मेरे पास 1950 के आसपास हमारे पास इतना खाना नहीं हुआ करता था, तो हम कहां से ट्रांजैक्शन करते, अमेरिका से गेहूं मंगाते थे। तो वो जब गेहूं मंगाते थे तो अमेरिका हमें फ्री में तो देते नहीं था, हम उसके बदले कुछ पैसे देते थे। तो जब वो पैसे देते थे तो हमारे पास गुड्स का इंपोर्ट होता था। इसी तरीके से कुछ देशों के पास ऐसे संसाधन नहीं होंगे जो हमारे पास है, तो हम उसका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को जब हम क्या कहते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसको ही बीओपी कहा जाता है। BOP is nothing but the record of transactions between a country and rest of the world. Understood? Balance of payment is the systematic and summary record of countries' economic and financial transactions of with the rest of the world. जितने भी दुनिया में देश बसते हैं उनके साथ, जिनके साथ भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसके साथ। सिंपल। चलिए, हमारे पास बीओपी के अब जैसे बीओपी है, अब बीओपी के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे ना। अब कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के किसी भी जगह तो हम उसको ट्रांजैक्शन करने देंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को जो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करी जाती है, ताकि हर चीज, हर ट्रांजैक्शन का ना एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहे कि भाई ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो इसी के अंदर आते हैं बीओपी के दो कंपोनेंट, दो अकाउंट्स, जो है हमारे पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखिए सिंपल है, जैसे हमने बजट में पढ़ा कि करंट यानी कि ऐसी चीज है जिससे असेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती, ना असेट बढ़ेंगे ना घटेंगे, ना लायबिलिटी असेट बढ़ेंगे ना घटेंगे। सिंपली जिस तरीके से यहां पर असेट क्या कहते हैं, करंट अकाउंट के अंदर असेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होंगी। लेकिन अगर असेट और लायबिलिटी पे कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। करंट अकाउंट के बहुत सारे कंपोनेंट है, मर्केंडाइज है, इनविजिबल गुड्स है, और फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट के फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग कैपिटल्स, और इन सबको हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट के कंपोनेंट में मेनली तीन चीजें आती है। एक आता है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ विजिबल गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, और इनको क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। ठीक है। फिर दूसरा आता है इनविजिबल आइटम्स का ट्रेड, यानी कि ट्रेड एंड सर्विसेज। सर्विसेज में दो तरीके के सर्विसेज होते हैं दोस्तों, एक होती है हमारे पास फैक्टर सर्विसेज और दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। समझिए फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, ऐसी सर्विसेज जिसके बदले जब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी और उसके बदले तुरंत आपने इनकम जनरेट कर ली, यानी कि आपको डायरेक्ट इनकम मिल गई, सर्विस प्रोवाइड करी और इनकम मिल गई। जैसे आपने किसी को डॉक्टर की सर्विस दी, कोई किसी के अंडर जॉब करी, तो आपको उसके बदले सैलरी मिली या फिर फीस मिली। ठीक है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जिसके अंडर आपने सर्विसेज तो प्रोवाइड करी बट उसके बदले आपको इनकम नहीं मिली, कोई इनडायरेक्ट तरीके से इनकम मिलेगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप पोस्ट ऑफिस गए, अब पोस्ट ऑफिस में जाके आपने कोई लेटर वगैरह या मनी ऑर्डर भेजा, तो क्या उसके बदले आपने कोई पैसा दिया, नहीं दिया। आप बैंक गए, बैंक में जाके आपने बोला कि भाई मेरी कुछ पैसे हैं, इनको डिपॉजिट कर दो, कुछ पैसे निकालने हैं, विड्रॉ करवाने, तो क्या उसके बदले बैंक आपसे पैसे लेगा, नहीं। बैंक इस तरीके से पैसे नहीं कमाता, बैंक इनडायरेक्टली आपसे पैसे कमाएगा, और इसी को बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्लियर। फिर इसके बाद आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आप एक तरफा ट्रांजैक्शन करेंगे, इसीलिए इनको यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है।
यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने यहां से ट्रांजैक्शन करा और ट्रांजैक्शन के बदले आपको बदले में कुछ नहीं मिला, जैसे किसी को गिफ्ट दे दिया, चैरिटी दे दी, ग्रांट्स दे दिए, ठीक है, और रेमिटेंस यानी कि आपने अपने घर वालों को पैसा भेजा तो आप उनसे बदले में थोड़ा ना कुछ लोगे। तो ये सारी ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये तीनों ना तो आपके असेट्स को बढ़ाएगी घटाएगी, ना लायबिलिटीज को बढ़ाएगी घटाएगी। तो इसीलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होते हैं, करंट अकाउंट में। बट सर करंट अकाउंट तो कोई भी हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक हमारा होता है क्या कहते हैं डेबिट, और दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिट। तो सर रिकॉर्ड कहां होगा, कैसे पता लगेगा? तो देखिए, आपने देखा होगा जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, अकाउंट में पैसे तो सबके ही आते हैं, तो जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो उस समय आपका जो अकाउंट होता है वो क्या बताता है, मैसेज जो आता है फोन में, योर अकाउंट हैज बिन क्या लिखा आता है, क्रेडिटेड। यानी कि जब भी आपके पास पैसा आएगा आपका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और आपके पास से पैसा जाएगा तो आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बस इतना से सिंपल सा रूल है। सर इसको कैसे अप्लाई करें? तो देखो, जैसे ही हमें पता चलेगा कि जैसे एक्सपोर्ट करने गुड्स का, तो दोस्तों जब यहां से गुड्स जाएंगे बाहर, तो बाहर से गुड्स जाएंगे तो बाहर से क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो पैसे आ रहे हैं, गुड्स जाने पे पैसा आ रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से पैसा आ रहा है, इसीलिए करंट अकाउंट के ये क्रेडिट साइड आएगा। इसी तरीके से जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, यानी कि हम बाहर से गुड्स मंगा रहे हैं, तो जब बाहर से गुड्स मंगाएंगे तो यहां से क्या जाएगा दोस्तों, पैसा जाएगा, तो ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो इसी तरीके से इसी लॉजिक पे ये सारी के सारे ट्रांजैक्शन, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ये सारी के सारे इसी लॉजिक पे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन करेंगे। सारे के सारे आइटम्स को इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे अगर हमने फैक्टर सर्विसेज ली तो हमारे पास से पैसा गया, तो हमारे किस में आएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन अगर हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहां आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट के, तो सबसे पहले आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको मर्केंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं, बीओटी। बीओटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बीओटी का मतलब हो गया वो बैलेंस जिसके अंदर सिर्फ विजिबल गुड्स का ही ट्रेड करा गया है। सर विजिबल गुड्स के अंदर मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि सरकार ब्रह्मोस मिसाइल मंगा रही है, ब्रह्मोस, तो क्या ये हमारा गुड्स कहलाएगा या असेट कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, असेट कहलाएगा। तो दोस्तों कोई भी विजिबल आइटम होगा वो हमारा गुड्स की तरह ट्रीट होगा, और उसकी ट्रांजैक्शन कहां करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर वो दिख रहा है, हम आंखों से देख पा रहे हैं, अगर वो विजिबल है तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में ट्रेड रिकॉर्ड होगा। तो हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो होता है विजिबल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब समझिए बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस का मतलब सिंपल हुआ, कितना पैसा हमारे पास आया माइनस कर दो हमने कितना भेजा। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी इसका बैलेंस होगा उसको बोले बीईटी। अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि मान लो मैं 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा हूं और 80 रुपए का इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास 100 रुपए आए, 80 रुपए चले गए, तो यहां पर जो 20 रुपए का फायदा हुआ है मेरे को, वो जो मेरे को फायदा हुआ है वो कहलाएगा मेरा बीओटी सरप्लस, क्योंकि यहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर हमारा एक्सपोर्ट कम रहेगा इंपोर्ट से, यानी कि 100 रुपए का इंपोर्ट कर लिया, 80 रुपए का एक्सपोर्ट करा, तो मेरे पास से 20 रुपए चले गए, और इस समय हो जाएगा हमारा डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, डेफिसिट मतलब घाटे में जा रहा है। ठीक है, डेफिसिट मतलब नुकसान में जा रहा है, नेगेटिव बैलेंस। तो यही है ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, और ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर सेम इसी तरीके जैसे क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट में से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट माइनस कर दो। बट सर आपने बताया था गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विसेज दो तरीके की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो क्या दोनों लेनी है? नहीं, दोनों नहीं लेनी, सिर्फ एक सर्विस लेनी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, और इसमें से आप माइनस कर दो इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर
सर्विसेज। समझ में आया? इसमें हमको गुड्स एंड सर्विसेज में हमको सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस लेना है और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज लेना है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है, और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसके बाद इनविजिबल बैलेंस। देखिए बैलेंस का मतलब समझिए, बैलेंस का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखिए तीनों में यहां पर क्या लिखा है? बैलेंस लिखा है, बैलेंस 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 ऑफ। अब इनविजिबल है मतलब जो भी हमारे सर्विसेज है उन सबको जोड़ दो, लेकिन उन सबको जोड़ना क्या है? उनका बैलेंस जोड़ना है दोस्तों, बैलेंस जोड़ना है। बैलेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले नॉन फैक्टर सर्विसेज, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ हमारा फैक्टर सर्विसेज, और उसके अंदर हम जोड़ देंगे बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर, ये सब हमको एग्जाम मतलब जो हमको टेबल होती है उसके अंदर दे रखा होगा, तो हमको ये ज्यादा फाइंड आउट मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, बस हमें खाली क्या याद रखना, हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर आता क्या है, इनविजिबल बैलेंस किसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद आता हमारे पास फाइनल करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? ट्रेड बैलेंस, जिसको हम बीओटी भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्लस इनविजिबल बैलेंस जो अभी हमने निकाला, ये इनविजिबल बैलेंस, इस सबको जोड़ दो। इनविजिबल बैलेंस के अंदर इनविजिबल बैलेंस, और इनविजिबल बैलेंस के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है? इनविजिबल बैलेंस के अंदर आता है हमारा क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ इनकम, और मतलब जो हमारी फैक्टर इनकम है, और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। इन सबको जोड़ दो, अब जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्या होगा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। और करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, यानी कि करंट अकाउंट का भी सरप्लस और डेफिसिट आ सकता है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो भी हमने समझा। मान लीजिए मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा सर, करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस। अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालूं, बीओटी निकालूं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, और इंपोर्ट माइनस कर देंगे इसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है दोस्तों 500, माइनस करेंगे इसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो दे रखा है 600, तो इनको माइनस करने पे कितना आएगा? 600 नहीं दे रखा दोस्तों, 650, सॉरी 650, और इनको माइनस करेंगे कितना आएगा? बीओटी आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके बाद इनविजिबल बैलेंस का निकाल लेते हैं, इनविजिबल बैलेंस। और इनविजिबल बैलेंस का दोस्तों फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास बैलेंस, बैलेंस बोला या फिर नेट बोलो, दोनों बात एक ही होते हैं, बैलेंस या फिर नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फिर वही बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर इनकम, फिर प्लस वही बैलेंस, इसमें प्लस कर देंगे, बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। तो बैलेंस ऑफ फैक्टर इनकम दे रखा है दोस्तों हमको, नेट फैक्टर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही फैक्टर इनकम कितना दे रखा है? माइनस का 20। इसमें प्लस कर देंगे बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर इनकम, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर इनकम। देखो नॉन फैक्टर इनकम का एक्सपोर्ट दे रखा है और इंपोर्ट दे रखा है। मैंने बताया जब भी हमें बैलेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, सेम थिंग का। तो एक्सपोर्ट दे रखा है हमको 150, माइनस करेंगे 100, तो 150 में से हो जाएगा कितना बचेगा? 50, यानी कि बैलेंस बच गया हमारे पास 50। ठीक है, इसके पास करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर कितना है दोस्तों? करंट ट्रांसफर हमको दे रखा है नेट करंट ट्रांसफर 70। इनका हम बैलेंस निकालेंगे तो 50 में से 20 गया तो 30 बचा, 30 को 70 में प्लस करेंगे हो जाएगा ये 100। अब हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस क्या था दोस्तों? बीओटी प्लस इनविजिबल बैलेंस। बीओटी कितना आ रहा है? बीओटी आ रहा था हमारा 150 माइनस का और प्लस का हमारा 100, और इसका बैलेंस जो बचेगा बचेगा माइनस का 50, यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 50, और माइनस का 50 का मतलब दोस्तों क्या हुआ? यहां पर हमारा हो गया डेफिसिट, यानी कि हमने करंट अकाउंट के अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर ली है, पैसे हमारे पास से ज्यादा चले गए। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे जितने भी आपके करंट अकाउंट से रिलेटेड थे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसको एक बार और देखिएगा स्पीड बढ़ा के, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट कौन से दोस्तों? देखिए, वो सारे कंपोनेंट जो कि हमारी असेट को कम करे या बढ़ाए या फिर लायबिलिटी को कम करे या बढ़ाए, वो सब किस में रिकॉर्ड करे जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। समझिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन कंपोनेंट है, एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा एक्सटर्नल बोरोइंग और तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से असेट जनरेट होती है, बट जब हमको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़ती है। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो असेट जनरेट हो, लेकिन पैसा तो बाहर जा रहा है। तो दोस्तों हमने अभी एक रूल पढ़ा था, रूल क्या था? पैसा जा रहा है डेबिट होगा, पैसा आ रहा है क्रेडिट होगा, वट एवर इट इज। इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जा रहा है तो ये कैपिटल अकाउंट के कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कहां आएगा? पैसा आ रहा है क्रेडिट होगा। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम एफडीआई भी बोलते हैं दोस्तों, एफडीआई लिखा है यहां पर, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो या फिर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब समझिए एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिससे आप किसी कंपनी की ओनरशिप ले लेते हो या फिर आप उस कंपनी में डिसीजन मेकिंग करने लग जाते हो, आप डायरेक्ट कंट्रोल आ जाते हो उस कंपनी का, डायरेक्ट कंट्रोल आपने ले लिया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें आपके पास ओनरशिप नहीं आती, सिर्फ आपने शेयर में इन्वेस्ट करा है या फिर खाली ऐसे ही नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को दोस्तों हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सटर्नल बोरोविंग्स, अब समझिए, जैसे मैं बाहर से पैसा लेके आ रहा हूं, तो जब बाहर से पैसा लेके आ रहा हूं तो ये बोरोविंग हुई, और अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो पैसा तो आ रहा है ना, तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में दोस्तों? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी को बोरोविंग दी तो कहां मेरे पास से पैसा चलेगा? तो कहां होगा? डेबिट साइड। ये याद रखिएगा। एक्सटर्नल बोरोविंग के पार्ट कौन कौन से होंगे? जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म डेब्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, ये सारे के सारे जो भी हमारे डेब्ट होगा ये कहां पर आएंगे? ये हमारे एक्सटर्नल बोरोविंग्स के अंदर आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई देश है, एक देश दूसरे देश की हेल्प कर रहा है, अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों बायलैटरल ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने अपने करेंसीज में, तो ऐसे टाइम पर एक देश दूसरे देश से उनकी करेंसी में लोन ले सकता है, लेकिन लोन तो जा रहा है ना दोस्तों। तो जब एक देश दूसरे देश से लोन ले रहा है तो उस देश में भी, अगर जो देश लोन ले रहा है, जैसे इंडिया रशिया से लोन ले रहा है, तो क्या कहते हैं, उस कंडीशन के अंदर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन अगर लोन देंगे तो क्या होगा दोस्तों? डेबिट होगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल। चलिए, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, बस सिंपल है। आपके पास जो जो आ रहा है, यानी कि अगर आप बोरिंग लेके आ रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपके पास असिस्टेंट है, उन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, अगर आप बोरिंग दे रहे हो, अगर आपके पास से क्या कर रहा है? असिस्टेंट जा रहा है, और या फिर आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, तो उसको माइनस कर दो। यानी कि जितना पैसा आ रहा है सब ऐड कर लो, जितना पैसा जा रहा है सब माइनस कर दो, तो जो बैलेंस बचेगा दोस्तों वही होगा आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कर लिया? अब हमने देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस कर लिया, करंट अकाउंट बैलेंस कर लिया हमने दोस्तों, कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लिया। ये दो कंपोनेंट थे किसके? बीओपी के। तो दोस्तों जो इसका आंसर, जो इन दोनों के बैलेंस आएगा, जब आप इन दोनों के बैलेंस को जोड़ दोगे तो जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो होगा हमारा बीओपी। यानी कि बीओपी का जो बैलेंस होता है वो होता है करंट अकाउंट का बैलेंस को प्लस कर दो, क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से। तो जब इन दोनों का आप प्लस करोगे तो इन दोनों के बैलेंस से जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल। और इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ओवरऑल बैलेंस भी बोलते हैं, ओवरऑल बैलेंस। और क्या होता है कि कई बार हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो भाई देखो, इंसान है, गलती तो सबसे हो जाती है, तो वो गलती हम लास्ट में रियलाइज कर सकते हैं, और रियलाइज करने पर हम जो भी भूल चूक होगी उसको एरर एंड ओमिशन से इसके अंदर ऐड कर देंगे। एरर एंड ओमिशंस, उससे ऐड कर देंगे, और ये हमारा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस, और क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और एरर और ओमिशन बैलेंसिंग आइटम। क्लियर?
चलिए, मैंने अभी बताया आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही ओवरऑल बैलेंस बोलते हैं, तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट द ओवरऑल बैलेंस एंड ओवरऑल बैलेंस इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद आता है दोस्तों ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब इसको स्टार लगा देता हूं मैं। इसके अंदर देखिए हमें समझना क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस है फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड, वो सारी रिकॉर्ड करी जाती हैं। और इसको मेंटेन करता है कौन करेगा? कौन करेगा? हमने बैंकिंग में पढ़ रखा है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, फॉरेन ऑफ कस्टोडियन रिजर्व होता है, सारी ट्रांजैक्शन कौन करता है? हमारा क्या कहते हैं, आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक करेगा, आरबीआई, इंडिया में आरबीआई। द सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांसफर टू ओवर, क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अगर क्या कहते हैं रिजर्व, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो हो जाएगा। अब समझिए क्या कहते हैं, इसका काम क्या होता है। इसका एक बहुत मेन फंक्शन होता है, वो होता है हमारा ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस, और या मैं कहूं बीओपी को इक्विलिब्रियम लाने का, इक्विलिब्रियम में लाने का। ठीक है, इसका मैं समझा देता हूं। देखिए, जैसे अगर कभी ओवरऑल बैलेंस को अगर बीओपी में ऐड नहीं किया जाता, तभी बीओपी हमारा डिसइक्विलिब्रियम होगा। सर, बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब है दोस्तों कि जब हम करंट अकाउंट बैलेंस को और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को हम ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में दो चीज हो सकती है। बीओपी का वैल्यू जो है वो जीरो आ सकता है, और जीरो आएगा तो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। और अगर जीरो आएगा तो ये बीओपी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर बीओपी जीरो के बराबर नहीं आता दोस्तों, तो दो चीजें होंगी, या तो बीओपी क्या होगा, बीओपी जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव नंबर, और इस कंडीशन में बीओपी क्या होगा, सरप्लस होगा। और बीओपी जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, हमारा बीओपी जीरो से छोटा होगा, और इस कंडीशन में हमारे बीओपी क्या होगा, डेफिशिट होगा, डेफिशिट। और इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का एक रोल आता है। और उस कंडीशन में देखिए, वैसे तो क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को ना एक सेपरेट अकाउंट बना के ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता है और इसको इक्विलिब्रियम करना होता है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना होता है, तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। समझ में आया आपको? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा? समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा जो बीओपी है उसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा माइनस का 500। तो सर ये तो बीओपी जो है इस कंडीशन में जीरो से छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। तो सर इसको जीरो में लाने के लिए क्या करें? सर 500 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, 500 रुपए ले आओ। तो वो 500 रुपए के टाइम पर हम क्या करेंगे, बीओपी के अंदर, बीओपी के कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के नाम से 500 रुपए ऐड कर देंगे, और जब इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो बैलेंस होगा वो 500 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब 500 रुपए से बैलेंस बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में ये 500 से 500 कटेगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, और हमारा बीओपी क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आया? और फिर इसी का उल्टा कब करेंगे दोस्तों, जब हमारा बीओपी जो है वो जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा होगा तो आपको पता है हमारा क्या होगा, बीओपी के अंदर हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमारा जोड़ के जीरो से ज्यादा आ रहा है, यानी कि सरप्लस है। यहां पर बीओपी क्या है, सरप्लस है। तो ऐसी कंडीशन में सर क्या करें, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर माइनस जितने से हमारा ज्यादा है, मान लीजिए बीओपी का जो बैलेंस है वो आ रहा है प्लस का 500, तो हम यहां पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व को -500 से ट्रांजेक्शन कर देंगे, और -500 से ट्रांजेक्शन करने के बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल जो हमारा पहले पॉजिटिव बैलेंस 500 आ रहा था, इसके अंदर माइनस का 500 और जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, और इसको आप एक बार फिर से देखिएगा तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहां पर लिखा भी है व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, जब पार्ट नहीं होते, जब कैपिटल अकाउंट में नहीं जोड़ते हैं, तब क्या होता है, तब बीओपी सरप्लस होता है, बीओपी डेफिसिट होता है। लेकिन जब इसको जोड़ देते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को जोड़ देते हैं, तो इस समय हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मिला के क्या बनता है, जीरो बनता है, यानी कि हमारा बीओपी क्या होता है, बीओपी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो जाता है। आया समझ में? चलिए अब इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट लगभग खत्म होने वाली वीडियो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई इसको बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, सीबीएसई। ठीक है, तो समझिए कि हमारा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम होते कौन से हैं। देखिए मैं इसको ना समझाने से पहले ना आपको ना एक एग्जांपल बता देता हूं। तो देखिए मान लीजिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को ना बाहर से कुछ गुड्स मंगाने थे, उन्होंने $5000 के ना ट्रांजैक्शन करी और बाहर से अपनी कंपनी के लिए गुड बनाए। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स मंगाए, रिलायंस के लिए। तो क्या मुकेश अंबानी की कोई ऐसी मंशा थी कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो भाई नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, चलो इसे बैलेंस करते हैं? नहीं थी ना, वो तो अपने लिए मंगा रहे थे, उन्हें तो अपनी कंपनी से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से मतलब है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई मार्केट के अंदर ना 5000 मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है 5000 रुपए से, $5000 से, सॉरी माफ कीजिएगा, $5000 से जो हमारा बीओपी है वो डेफिसिट में है। अरे यार इसे बैलेंस करना है, तो मैंने अभी सिखाया बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 5000 को जोड़ दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से $5000 का ना बोरोइंग ले लेगी। तो बोरोइंग लेगी तो दोस्तों वो कहां पर चला जाएगा, वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का पार्ट बनेगा। इस समय उस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के पार्ट के अंदर जो बोरोइंग आ रही है वो लायबिलिटी के रूप में आ रही है, और जब पैसे आ रहे हैं तो कहां जुड़ते हैं, क्रेडिट साइड जुड़ते हैं। पैसे आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जुड़ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट 500 रुपए से बढ़ जाएगा। अभी देखिए बीओपी जो था -5000 था, 5000 रुपए से क्या कहते हैं $5000 से था, अब $5000 से जो हमारा बीओपी बढ़ा है, जो कैपिटल अकाउंट बढ़ा है, ये इसको नलिफाइड करेगा और हमारा जो बीओपी है दोस्तों वो जीरो आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि दोस्तों अब हमने जो यहां पर एग्जांपल समझा उसको हम इससे रिलेट करते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो मुकेश अंबानी जी ने जो ट्रांजैक्शन करी वो अपने प्रॉफिट के लिए करी, इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम से लेना देना नहीं था। ठीक है, और लेकिन मुकेश अंबानी के इस ट्रांजैक्शन करने की वजह से मार्केट के अंदर डेफिसिट आ गया। हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि सरप्लस भी आता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट के पर्पस से, प्रॉफिट मोटिव होते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, जैसे मुकेश अंबानी ने करा। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट मोटिव से नहीं, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए किया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने करा, वो ट्रांजैक्शन दोस्तों क्या कहलाते हैं, हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। These transactions are responsible for deficit और surplus in BOP। बिल्कुल मुकेश अंबानी जी करने से ट्रांजैक्शन 5000 रुपए का क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। और ये ट्रांजैक्शन किस लिए करे जाते हैं, अकोमोडेटिंग, ये डेफिसिट को और सरप्लस को करेक्ट करने के लिए आते हैं, बैलेंस करने के लिए किया जाते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो वीडियो खत्म। लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत आसान है, बहुत छोटे इंपॉर्टेंस है कि भाई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम मॉनिटर करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं, सारी के सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में नजर रख सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं हो रही, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं हो जो हमारी नजर से बाहर जा रही हो। जितने भी हमारे क्या कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकते हैं, उनके ऊपर टैरिफ रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट तो इस पर टैरिफ लगाओ, नहीं हो रहा तो उसके ऊपर टैरिफ हटाओ। और दूसरी चीज क्लैरिफाई फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन, हम मार्केट के अंदर अपनी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, उसके अंदर इनफ फंड पड़ा है कि नहीं पड़ा। और हम असिस्ट कर सकते हैं पॉलिसीज को, हम अपनी पॉलिसी को असिस्ट कर सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, किसी कंट्री के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर पॉलिसीज बना सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा फिर से ये आग्रह रहेगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज बजट का और फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।